चलो AS 19 फटाफट रिवाइज करते हैं पहले। अभी स्टार्टिंग का नहीं ले रही हूँ, एप्लीकेबिलिटी डेफिनेशंस वगैरह, डायरेक्टली यहाँ से मिनिमम लीज पेमेंट from the point of view of lessee. Lessee will return the asset, then payment over the lease term that lessee is or can be required to pay except contingent rent and cost for services and taxes to be paid by and reimbursed to the lessor, plus guaranteed any residual value guaranteed by or on behalf of lessee. एंड लेसर अभी लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, बट लेसी विल रिटेन, तो इसके साथ पेमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द परचेस ऑप्शन. नाउ फॉर लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, लेसी विल रिटर्न द एसेट, तो सेम प्लस इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फाइनेंशियली कैपेबल मीटिंग दिस गारंटी. ये हुआ रिटर्न, और रिटेन करने वाला है तो सेम एज लेसी उतना ही आएगा ना. देन क्या क्या ये पार्ट जो पेमेंट है वो याद करना. हाँ, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे ना. गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू लेसी के लिए गारंटीड मतलब उसने खुद दी है या और बिहाफ ऑफ. लेसर के लिए गारंटीड मतलब किसी ने भी दिए है. तो अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू माइनस गारंटीड इज अनगारंटीड. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये अनडिस्काउंटेड टोटल कैश इनफ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर. MLP प्लस अनगारंटीड और अनडिस्काउंटेड. MLP प्लस अनगारंटीड. MLP प्लस लीज पेमेंट प्लस गारंटीड प्लस अनगारंटीड. लीज पेमेंट प्लस रेसिजुअल. Unearned finance income is the difference between gross investment and net investment. Net investment मतलब present value of present value of gross investment, मतलब ही minimum lease payments under finance lease from the standpoint of the lessor, मतलब किसी की भी guarantee plus unguaranteed, वो हो जाता है gross investment. उसका ही फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, मतलब टोटल इंटरेस्ट एट द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट. इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द डिस्काउंट रेट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज causes the aggregate present value of minimum lease payments under a finance lease from the standpoint of the lessor and any unguaranteed residual value accruing to the lessor to be equal to the fair value. So यहाँ पर हमने देखा था कि discount rate at which fair value is equal to present value of GI. एंड लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं दिया है तो ये लेना है. कॉन्टिजेंट रेट फिक्स नहीं होता है. टाइप्स ऑफ लीजेस फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग. फाइनेंस लीज में इट ट्रांसफर्स सब्सटैंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट. टाइटल में और मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर. Operating lease, a lease is classified as operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards incident to ownership. Whether a lease is finance or an operating lease depends on the substance of the rather than its form. Risk and rewards के meaning दिए हैं. Indicators 8 है, उसमें से 5 deterministic है, 3 suggestive है. So पांचों में से एक भी condition satisfy हुई तो फाइनेंस लीज. 3 में 3+1 करना पड़ता है. डिटर्मिनिस्टिक में फर्स्ट द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म. द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल सच दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज इट इज रीजनेबली सर्टन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड. सो पहला है कि लेसी क्या करता है, परचेस करता है. सेकेंड इज एट द इंसेप्शन ऑफ लीज लेसी हैज द ऑप्शन
to purchase the asset at the end of lease term at a price which is expected to be substantially lower than the fair value at the date of option becomes exercisable, such that at the inception of the lease it is reasonably certain that the option will be exercised. Third, the lease term is for the major part of the economic life of the asset, even if title is not transferred. And D, at the inception of the lease, present value of minimum lease payments amount to at least substantially all of the fair value of the leased asset. The lease asset is of specialized nature, such that only the lessee can use it without major modifications being made. स्पेशलाइज नेचर का, तो 5 में से कौन सा भी एक कि लेसी ने परचेस कर लिया या लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेस, सो ये दोनों परचेस का हुआ. थर्ड, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. फोर्थ इज minimum lease payments, present value of minimum lease payment substantially equal to fair value. And last is specialized nature. So 5 में से 2 की जोड़ियां बनाओ और 5वां तो स्पेशल है. ओके, ये दोनों, ये चारों एक साथ होते हैं हमारे फिंगर्स और ये दूर रहता है थोड़ा, तो ये स्पेशलाइज नेचर वाला 5वां पॉइंट. ये 4 कैसे याद रखने हैं, देखो 2 परचेसेस रिलेटेड है. एक तो परचेस कर ही लिया तो वो फाइनेंस लीज हो जाएगा. कब परचेस किया, आफ्टर लीज टर्म. दूसरा, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ लीज ऑप्शन दिया था एंड इट्स रीजनेबली सर्टन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज. सो ये दोनों परचेस रिलेटेड हुए. एंड और जो 2 बचते हैं वो नंबर्स रिलेटेड है. नंबर्स इकोनॉमिक लाइफ में से मेजर पार्ट लीज टर्म का है, मतलब 40 इयर्स का यूजफुल लाइफ है तो 32 इयर्स लीज टर्म. सो ये नंबर्स आ गए 40, 32 एंड आगे का भी नंबर्स का ही है. फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ सिर्फ एमएलपी है. एंड आईआरआर के लिए, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी नहीं, जीआई. जीआई में एमएलपी प्लस अनगारंटेड है. सो समझा 5 कैसे याद रखते हैं. 5 में से चलेगा. सजेस्टिव में सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं कि लेसी कैन कैंसल द लीज एंड लेसर्स लॉसेस एसोसिएटेड विद द कैंसलेशन आर बोर्न बाय लेसी. इफ गेन्स और लॉसेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस इन रेसिजुअल वैल्यू एक्रू टू द लेसी देन वो. एंड इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज for a secondary period at a rent which is substantially lower. Lease classification कब करना है, in the beginning. In the books of lessee accounting for finance lease, in the books of lessee वो asset दिखाएगा, asset to lessor, but lower of fair value और present value of MLP from the standpoint of the lessee, क्योंकि लेसी के बुक्स में चल रहा है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई कब आता है, सिर्फ आईआरआर निकालने के लिए. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई मतलब एमएलपी प्लस अनगारंटीड एंड बाकी सभी जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी चाहिए. ओके, सो अगर फेयर वैल्यू इज सब्सटैंशियली इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन है. एंड एसेट टू लेसर जो दिखाना है बुक्स में लेसी के, वो कौन से अमाउंट पे दिखाना है, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर. एंड वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंट रेट लेना है वो कौन सा, आईआरआर. वो नहीं है तो हाँ, वो नहीं है तो नहीं निकलेगा. तो लेसिस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना है. ओके, आईआरआर के लिए आपको अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू लगेगा क्योंकि दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई. वो अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेना पड़ेगा.
So directly example 1, पेज नंबर 5.148, एनुअल लीज पेमेंट्स 50,000 थे, लीज पीरियड 5 years, गारंटी 25, अनगारंटीड 15,000, फेयर वैल्यू 2 लाख था। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना था? इम्प्लेस रेट, हाँ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट IIR। सो ईयर्स 1 to 5, MLP 25,000 ईच ना, सॉरी 50,000 ईच, एंड लास्ट ईयर में 25,000 एंड 15 भी लेना है। एंड हमने स्टार्टिंग 10% लिया था गेस रेट, और उससे पीवी आया 2,14,000। फिर दूसरा गेस रेट क्या लिया था? 14, उससे निकाला, फिर वो 2 लाख के नीचे गया, हाँ, इंटू 2,14,000 माइनस 2 लाख, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 10%। ये कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है? फेयर वैल्यू से जो ज़्यादा आता है अमाउंट, जिसका NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख फेयर वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, तो हाँ, एक का ज़्यादा एक का कम, सो 10% से ज़्यादा आता है ना, एंड 14% से कम आता है, तो 10% से ज़्यादा आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट 10% लेना है, एंड देन 14 से 10 चेंज किया तो इतना चेंज हुआ, हमें इतना ही चेंज चाहिए 14,000 का, तो कितना परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा? 2.6, वो 10 में ऐड कर दिया, IRR आ गया 12.6। तो उससे अभी क्या निकाला उन्होंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकाला। सो MLP है इसलिए अनगारंटीड नहीं लिया है। फिर वो कंपेयर किया विद फेयर वैल्यू, तो लोअर क्या आया? MLP लोअर आया। सो एसेट टू लेसर 191,500। ओके, फिर उसको फाइनेंस चार्ज में हमने बाइफरकेट करना था। 191,500 पे हमने रिकॉर्ड किया इंटू 12.6%, 24,129। सो 50,000 में से 24 फाइनेंस चार्ज है, बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे 5 साल करते रहे, 5th ईयर में अमाउंट कितनी होगी? 75,000, 50,000 प्लस 25,000, ठीक है। एंड लास्ट ईयर में क्या करना होता है आपको? हाँ, पूरा लेना है, एंड बैलेंसिंग फिगर इज फाइनेंस चार्ज। एंड अभी एंट्रीज बताओ। फाइनेंस चार्ज टू लेसर, फिर P&L टू फाइनेंस चार्ज, एंड पेमेंट करो ना, लेसर टू बैंक। In example 2, suppose unguaranteed residual value is not determinable and lessee's incremental borrowing rate is 10%। हाँ, अभी इस सेंटेंस से मुझे क्लियर हो गया। यहाँ पर उनको लिखना था यूजिंग डेटा फॉर एग्जाम्पल 2 एंड assuming 0 unguaranteed residual value, unguaranteed वर्ड लिखना था। एलोकेशन ऑफ फाइनेंस चार्ज ओवर लीज पीरियड इज शोन बिलो। 0 अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है, गारंटीड 25,000 है, इसलिए 75। MLP के लिए हम सिर्फ गारंटीड लेते हैं। अभी एग्जाम्पल 4 में वो बोल रहे हैं कि सपोज अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज नॉट डिटरमाइनेबल एंड द लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 10%, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट यूजिंग, हाँ, तो वो 2,05,000 आ गया, क्योंकि अभी 10% लेना है ना, तो ये और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोन मतलब 2 लाख। हाँ, तो 2 लाख आ गया। फिर ये क्या निकाला फिर से? किसी और परसेंटेज, हाँ, रिक्वायर्ड डिस्काउंटिंग रेट, क्योंकि हमें ऐसा रेट निकालना है जिससे क्या होगा? वो 2 लाख पे आ जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अभी फेयर वैल्यू क्या लेनी है? 2 लाख लेनी है। फिर उसका फाइनेंस चार्ज का पता है, एंट्री वही फाइनेंस चार्ज टू लेसर, लेसर टू बैंक, P&L टू फाइनेंस चार्ज। इलस्ट्रेशन 1 किया था क्या? नहीं,
तो आप कर सकते हो ना। लेसर डिस्क्लोजर्स जाने दो, लेसर के बुक्स में करना है क्या? द लेसर के बुक्स में आ जाओ 5.8.3 इलस्ट्रेशन 1 घर पे करो, नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द लेसर शुड रिकॉग्नाइज एसेट्स गिवन अंडर अ फाइनेंस लीज इन इट्स बैलेंस शीट एज अ रिसीवेबल at an amount equal to the net investment in the lease. Net investment is gross investment minus unearned finance income. In a finance lease, the lessor recognizes the net investment in the lease, which is usually equal to fair value. Net investment मतलब ही present value of gross investment मतलब ही fair value, which is usually equal to fair value, that is usual market price of the asset as shown below as receivable by debiting lessee's account. So first asset to bank, second lease receivable to asset. Gross investment in lease, minimum lease payment plus unguaranteed residual value. Net investment in lease, gross investment in lease minus unearned finance income. Unearned finance income is equal to GI minus present value of GI. MLP plus A present value of GI. The discounting rate for the above purpose is the rate of interest implicit in the lease. ओके, एक काम करो, ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स होमवर्क के लिए रख दो आप। रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंस लीज, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, रिव्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय लेसर। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ। असर्टन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। फेयर वैल्यू दी है, लीज टर्म लीज रेंटल पर एनम लैक्स में है। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, expected residual value, internal rate of return. So gross investment कितनी है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए लीज टर्म 5 years into लीज रेंटल्स 8 lakh, so 40 lakh and expected residual value 43, 3 lakh ना। एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू में 1.60 इज गारंटीड, रिमेनिंग इज अनगारंटीड. So as per AS 19 on leases, unearned finance income is the difference between the gross investment in the lease and the present value of minimum lease payments under a finance lease from the standpoint of the lessor, and any unguaranteed residual value accruing to the lessor at the interest rate implicit in the lease. So gross investment is in the lease is the aggregate of minimum lease payment from the standpoint of the lessor and any unguaranteed residual value accruing to the lessor. And gross investment is equal to MLP plus unguaranteed. MLP मतलब ही total lease rent plus guaranteed plus unguaranteed. So 8 lakh into 5 years plus 1,60,000 plus 1,40,000, तो 43 lakh ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। अभी उसका ही हमें और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, उसके फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। MLP मतलब पहले 5 साल के लिए 8 लाख आएगा, 1,06,000 गारंटीड था ना, एंड अनगारंटीड इतना था, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस में ग्रॉस में अनगारंटीड भी आता है, सो अनगारंटीड इज 1,40,000, सो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाके वो भी ऐड करना है।
So you will compare 43 lakh gross investment with 28 lakh 30, not 27 61. मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर एंड डिस्क्लोजर होमवर्क है डायरेक्टली। हाँ हाँ थेरी है, कौन से भी एस के डिस्क्लोजर्स पूछते हैं वो। 5 मार्क 95 के ऊपर फोकस करो, डिस्क्लोजर्स आ गए तो छोड़। हाँ बाकी भी है ना, आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए 95 पे फोकस करो मेन एग्जाम में भी। ये सब लोग अनऑर्डर्ड इनकम का डिफरेंस ये सब तो याद करना पड़ेगा। लोअर आउट क्या लेना है। अभी ऑपरेटिंग लीज है एंड से लैंड लीज बैक ना, डिस्क्लोजर्स बाय लेसी अगेन मैं नहीं लेने वाली हूँ। ऑपरेटिंग लीज का लेसी एंड लेसर के बुक्स में करते हैं, डिस्क्लोजर्स बाय लेसर नहीं, एंड सेल एंड लीज बैक, ये दो कंसेप्ट्स करते हैं, फिर ये हो जाएगा। ओके 5 मिनट ब्रेक लो, फिर करते हैं कंप्लीट। अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीजेस किसके लेसी के बुक्स में। So lease payments under an operating lease should be recognized as an expense in the statement of profit and loss of a lessee on a straight line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern of the user's benefit. Lease payments may be tailor-made to suit the payment capacity of the lessee. For example, a lease term may provide for low initial rent and high terminal rent. Such payment patterns do not reflect the pattern of benefit derived by the lessee. ओके सो वो क्या बोले, लीज पेमेंट्स में भी टेलर मेड, जनरली वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब सेम ओवर द लीज टर्म, बट वो टेलर मेड भी हो सकते हैं टू सूट द पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द लेसी। जैसे कि लेसी को पहले नहीं पॉसिबल है स्टार्टिंग में, बट एंड में वो दे सकता है, तो स्टार्टिंग के लीज कम करो अमाउंट्स और बाद के एंड के जो लीज है वो बढ़ा दो। ओके सो फॉर एग्जांपल अ लीज टर्म में प्रोवाइड फॉर लोअर इनिशियल रेंट्स एंड हाई टर्मिनल रेंट. Such payment pattern do not reflect the pattern of benefit derived by the lessee from the use of the leased asset. क्योंकि जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है वो तो सेम ही हो रहा है ना हर साल, मैंने कम रेंट पे किया इसलिए कम बेनिफिट मिला, और जब मैं ज़्यादा रेंट पे कर रही हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे नहीं होगा. Such payment patterns do not to have better matching between revenue and cost. AS 19 requires lessee to recognize operating lease payments as expense in the statement of profit and loss on a straight line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern of the user's benefit. Suppose outputs from a machine taken on a lease on a 3-year operating lease are estimated as 10,000 units in year 1, 20,000 units in year 2 and 50,000 units in year 3. ये क्या है? एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड आउटपुट्स है 3 साल में मशीन जो आपने लीज पे लिया है. The agreed annual lease payments are 25,000, 45,000, 50,000 respectively. So तीनों की टोटल करो, 45 plus 5 50, 1,20,000 आपको देना है total lease. So total lease payment of rupees 1,20,000 in this example should be recognized in proportion of output. Okay, so output कैसे थे आपके 10, 20, 50, मतलब 1:2:5 में डिवाइड करो. 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1:2:5 डिवाइडेड बाय 7 किया ना, डिवाइडेड बाय 8. 15,000, 30,000, पहला 15,000,
दूसरा 30,000, 30, तीसरा 70, 75। ओके, सो जो लीज रेंट है वो पहले ईयर का 15,000 आना चाहिए, बट आप पेमेंट करने वाले हो 25,000 का, क्योंकि वो आपकी एग्रीमेंट थी। तो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 10,000। सो लीज रेंट अकाउंट डेबिट 15,000, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि जो बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है उस बेनिफिट को कॉस्ट मैच करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। सो वो 15,000 है, बट आप पे करने वाले हो 25,000 एज पर लीज एग्रीमेंट। तो बीच का 10,000 इक्वलाइज करने के लिए एग्रीमेंट के साथ, सो इसलिए लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड ईयर में कितना 30,000 सॉरी फर्स्ट ईयर ही चला, लेजर टू बैंक 25, एंड P&L को जाएगा P&L to lease rent 15,000. Since total lease rent due and recognized must be same, the lease equalization account will close in the terminal year. Till then the balance of lease equalization account can be shown in the balance sheet under current assets or current liabilities depending on the nature of the balance. So ये फर्स्ट ईयर का हुआ। फर्स्ट ईयर में लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट को डेबिट बैलेंस है कितने का? 10,000। तो कहां पर दिखाओगे? करंट एसेट्स में। अभी सेकेंड ईयर में आप कितना पे करने वाले हो एज पर एग्रीमेंट? 45,000, बट लीज कितना आ रहा है आपका? सो लीज रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 lease with equalization amount debit 15,000 to lesser 40. आप लिखो वहां पे बुक्स में, क्योंकि ईयर 2 एंड 3 के उन्होंने नहीं दिए है ना एंट्रीज, तो आप लिख दो उसी टेबल में, आगे लिखते जाओ ना ऐसे। देखो ये तो एंट्रीज तो वही है, यहाँ पर ही ईयर 2 करो एंड यहाँ पर ईयर 3 कर दो। लेफ्ट साइड को एंड राइट साइड को जो जगह है या वहां पर ईयर 2 एंड ईयर 3 के फिगर्स लिखते जाओ। ईयर 2 का क्या चल रहा है? लीज रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट सेकेंड एंट्री लेसर टू थर्ड एंट्री P&L account debit to lease rent. P&L अकाउंट डेबिट To lease rent. ये ईयर 2 हुआ ना। अभी क्या आया? बैलेंस कितना हुआ लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में? पहले का 10, अभी का 15, 25,000 लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस हुआ। ठीक है, 25,000 जो डेबिट बैलेंस है वो कहां पर दिखाओगे? करंट एसेट्स, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। ईयर 3 का बताओ। 75 था टोटल, लीज रेंट में 50,000, लीज रेंट अकाउंट डेबिट 50,000, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट सो लीज रेंट, लीज कितना पे करने वाले हो आप? 50,000 एज पर एग्रीमेंट और एज पर आउटपुट 75। लीज एग्रीमेंट से 50 करना है और पे करना है एज पर प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट में 75, तो 25 लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। 75 आ रहा था क्या वो? हाँ, ओके। सो लीज रेंट 50,000, डेबिट टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू लेस और 25,000 में 50 के नीचे टू लेस और अकाउंट 75,000।
गलत. लीज रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 एंड लेसर को भी पेएबल आना चाहिए. मैम तो अभी वो बचा हुआ है ना आउटपुट के अकॉर्डिंग टू 75,000 मिल रहा है. आउटपुट के अकॉर्डिंग 75,000 पे करना है. और एग्रीमेंट में 50,000 है. 25,000 इक्वलाइजेशन. सो यहाँ पर टू लेसर तो 50,000 ही जाएगा. एक मिनट. हाँ, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर एंड टू लीज इक्वलाइजेशन. तो लीज इक्वलाइजेशन क्लोज हो गया ना. सो आपका जो P&L को जा रहा है वो एज पर एग्रीमेंट नहीं जाता है. P&L को जो जाता है वो एज पर आउटपुट. सो पहले का P&L को 15,000 गया था. सेकेंड ईयर P&L को कितना गया? 30,000. अभी 75,000 जाना चाहिए ना P&L को. सो जो लीज इक्वलाइजेशन वो नील हो गया ना, उसमें डेबिट बैलेंस 25,000 का हुआ था, वो क्रेडिट कर दिया. टर्मिनल ईयर है ये. सो अभी के बैलेंस शीट में कुछ आएगा क्या? लीज इक्वलाइजेशन नहीं. एंड लेसर टू बैंक 50,000 करना है ना. सो थर्ड ईयर का लेसर टू बैंक 50,000 करेक्ट. एंड P&L टू लीज रेंट ये लिखे क्या बुक्स में अपने एंट्रीज. सेकेंड एंड थर्ड तो सेम है. लेसर टू बैंक P&L टू लीज. ये वाला लीज रेंट अकाउंट डेबिट 75,000 टू लेसर 50,000 टू लीज इक्वलाइजेशन. सो थर्ड ईयर में लीज इक्वलाइजेशन को क्रेडिट आ रहा है, फर्स्ट 2 इयर्स में डेबिट आ रहा है. तो अभी ये सेंटेंस समझा क्या? टिल देन since total lease rent due and recognized must be same, the lease equalization must be the same. Lease equalization account will close in terminal year. Till then balance of lease equalization account can be shown in the balance sheet under current assets or current liabilities. क्लियर हुआ? अभी ये क्या किया हमने? ऑपरेटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी. उसको क्योंकि ऑपरेटिंग के केस में क्या दिखाना है? लीज रेंट दिखाना है, ऐसे नहीं दिखाना है. अभी लेसी के डिस्क्लोजर्स जाने दो, लेसर के बुक्स में आ जाओ. लेसर शुड प्रेजेंट एन एसेट गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज एज PP इन इज बैलेंस शीट. लीज इनकम from operating leases should be recognized in the statement of profit and loss on a straight line basis over the lease term unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which benefit derived from the use of the leased asset is diminished. Depreciation should be recognized in the books of lessor. The depreciation of the leased asset should be on a basis consistent with the normal depreciation policy of the lessor for similar assets. And the depreciation charge should be calculated on the basis set out in AS 10. The impairment losses on assets given on operating lease are determined and treated as per AS 20. We can summarize the accounting treatment for the lessor and lessee for an operating lease as under. Books of lessor, asset continue to appear in his books. Depreciation, yes. Charge, impairment, yes, applicable. Lease rent, income recognized on SLM. Lessee के books में asset does not appear in his books. Depreciation, impairment not applicable. Lease rent, expense recognized on SLM. Initial direct costs incurred specifically to earn revenue from an operating lease
are either deferred and allocated to income over the lease term in proportion to the recognition of rent income, or are recognized as an expense in the statement of P&L in the period in which they are incurred. A manufacturer or dealer lessor should recognize the asset given on operating lease as PP in their books by debiting concerned PP account and crediting cost of production or purchase at cost. No selling profit should be recognized on entering into operating lease, because such leases are not equivalent of sales. मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर मतलब कौन होता है? मैंने खुद मैन्युफैक्चर की मशीनरी, मैं जब परचेस करती हूँ तब एंट्री करती हूँ मशीनरी टू कैश और बैंक, बट मैंने परचेस नहीं किया, मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो मुझे डेबिट तो पीपी अकाउंट ही करना है, बट क्रेडिट क्या करोगे फिर? तो वो बोल रहे क्रेडिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ परचेस, एंड देन वो रेंट पे दिया है आपने, तो वो इनकम दिखाना है. सो उस केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट दिखाना पड़ेगा फिर आपको, वो खुद मैन्युफैक्चर किया है. तो क्रेडिट क्या करोगे ना, क्रेडिट कैपिटल ही करना पड़ेगा. आपने पेमेंट नहीं किया है ना, आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है, एंड आप खुद मैन्युफैक्चर करके वो इन्वेंट्री नहीं है, आपकी एसेट है. मतलब एज गुड एज आपने एक एसेट मैन्युफैक्चर किया और उसको बिजनेस में लाया एज अ कैपिटल, एंड देन वो एसेट आपने ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया. So suppose output from a machine of economic life of 6 years are estimated as 10,000 units in year 1, 20,000 in year 2, 30,000 in year 3, 40,000 in year 4, 20,000 units in year 5 and 5,000 units in year 6. The machine was given on lease, on a 3-year operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rentals to yield 20% profit margin on cost of 5 lakhs. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. अभी total lease rent कितना आएगा उसका? The machine was given on 3-year operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rents to yield 20% profit margin on cost of 5 lakh. So 5 लाख का 20% कितना आता है? 1 लाख, मतलब 6 लाख हो गया ना. सो आपको ऐसे 3 ईयर के ऑपरेटिंग लीज पे देना है, आपको इक्वल एनुअल लीज चार्ज करने हैं, एंड 6 लाख उसकी कॉस्ट है. हाँ नहीं, 6 लाख कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो 6 लाख को उन्होंने क्या किया है? 3 years जो है उसका. हाँ, क्योंकि 6 लाख देखो 5 लाख का कॉस्ट है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख, तो 6 लाख हो गया. बट ये मशीन आप कितने ईयर्स के लिए दे रहे हो? 3 ईयर्स. तो पहले 3 ईयर्स का आउटपुट की टोटल 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 60,000, एंड 6 ईयर्स के आउटपुट्स कितने आ रहे हैं? 125. हाँ, तो उस प्रपोर्शन में आपको टोटल लीज रेंट 2,88,000 आने चाहिए. आपने पूरे 6 ईयर्स के लिए अगर दिया रहता लीज पे तो 6 लाख आना चाहिए, बट 3 ईयर्स के लिए ही दिया ना आपने. सो 3 ईयर्स का कितना आ रहा है? 2,88,000. ये 3 साल का, 1 ईयर का 96,000. 2,88,000 एंड 1 ईयर का 96. Total lease rent should be recognized as income in proportion of output during lease period, that is in proportion of 10:20:30. Hence income recognized in the year 1, 2, 3 are. So 2,88,000 total lease rent आया था आपका 3 years का, divided by
पहले ईयर का 48,000, 2,88,000 बाय 6, 48,000. सेकेंड ईयर का 96,000 एंड थर्ड ईयर का 1,44,000. ऐसे इनकम आपको रिकॉग्नाइज करना है. Since depreciation in proportion of output is considered appropriate, the depreciable amount जो 5 लाख कॉस्ट है ना उसकी 5 lakh should be allocated over useful life 6 years in proportion of output, that is in proportion of 10:20:30:40:20:5. इस प्रोपोर्शन में उसका डेप्रीसिएशन करना है. ओके, सो ये टोटल कितनी होती है? 125. सो 5 लाख अपॉन 125 इंटू 10. फर्स्ट ईयर का 40,000 डेप्रीसिएशन आया. फर्स्ट ईयर का इनकम 48,000 है. सो अकाउंटिंग एंट्रीज देखो कैसे करने हैं अभी. मशीन गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट डेबिट टू परचेस किया है तो 5 लाख. फिर लेसी से आप लोगे 96,000. कैसे? क्योंकि एनुअल लीज रेंट 96,000 लेना है ना, इक्वल लेना है ना. The machine was given on 3-year operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rentals to yield 20% profit margin on cost of 5 lakh. तो प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख आया था, वो ऐड करके 6 लाख. बट वो 6 लाख 6 इयर्स का हो रहा है, इसलिए 3 इयर्स का 2,88,000. सो उसका एनुअल लीज रेंटल इक्वल 96 आया. सो लेसी से आपको 96,000 रिसीवेबल है. बट आप आउटपुट वाइज जाते हो तो आपको जो बेनिफिट रिसीव होने वाला है वो 48 का ही है. सो इसलिए लेसी अकाउंट डेबिट 96, टू लीज रेंट 48, टू लीज इक्वलाइजेशन 48, देन बैंक टू लेसी 96, देन lease rent to P&L 48 and depreciation to machine 40,000. Since total lease rent due and recognized must be same, the lease equalization account will close in the terminal year. Till then, the balance of lease equalization account can be shown in the balance sheet under current asset or current liability. सो ईयर 2 में फिर से परचेस की एंट्री आएगी. क्या है? 5 लाख की नहीं. तो नेक्स्ट लेसी अकाउंट डेबिट 96 लाख टू लीज रेंट एंड लीज इक्वलाइजेशन. लीज रेंट 96,000 ही लेना है, तो लीज इक्वलाइजेशन में कुछ नहीं है. सो लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट 96,000, बैंक टू लेसी 96, लीज रेंट टू P&L 96, डेप्रीसिएशन टू मशीन इसमें फिर रेशियो निकालना 4,000 इंटू 80,000. हाँ, तो लिखते जाओ अमाउंट्स ईयर 2 के 80,000 एंड P&L टू डेप्रीसिएशन 80,000. सो फर्स्ट एंट्री तो नहीं आएगी. सेकेंड एंट्री में लेसी अकाउंट डेबिट 96,000 टू लीज रेंट 96,000, बैंक टू लेसी 96, लीज रेंट टू P&L 96, depreciation to machine given on operating lease 80,000, P&L to depreciation 80,000. depreciation to machine account लिखना है या depreciation to machine given on operating lease? ये given on operating lease लिखा ही नहीं. हाँ, वो मशीन आपके पास है ऐसे समझेगा ना वो. थर्ड ईयर फर्स्ट एंट्री नहीं, सेकेंड एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट 96,000, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट 96,000, 96 में लीज रेंट 1,44,000 है ना. 48. हाँ, लीज लेसी अकाउंट डेबिट 96 टू लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट 48,000 to lease rent account 144.
क्योंकि लीज रेंट प्रोपोर्शन में चाहिए ना हमें आउटपुट के, बट एज पर एग्रीमेंट आपने 196 दे रहे हो, बट एज पर आउटपुट 1,44,000 है। सो 48,000 जो फर्स्ट ईयर में आपने क्रेडिट किया था ना लीज इक्वलाइजेशन को, वो थर्ड ईयर में कैंसल हो गया, एंड सेकेंड ईयर में दोनों 96 ही था। फिर बैंक टू लेसी 90,000, बैंक टू लेसी 96,000, लीज रेंट टू P&L 1,44,000, depreciation to machinery 1,20,000, 4,000 into 30 ना। लीज रेंट टू P&L अकाउंट 1,44,000 and depreciation to machinery account debit to machine given on operating 1,20,000 and then P&L to depreciate। ठीक है, सो अभी एक ही बचा है सेल एंड लीज बैक। एक काम करते हैं, कल 16 है ना, कल हम 4 आवर्स के लिए लेने वाले हैं क्लास, मैंने बताया था। सो 11 to 1 लेंगे एंड फिर से 5 to 7:30, हाँ मतलब 4.5 आवर्स। सो ये कल करते सेल एंड लीज बैक। इसको थोड़ा दिमाग लगने वाला है, मतलब सबको ही दिमाग लगता है, बट पेशेंस थोड़ा सा इसमें केसेस है, ओके। और यही क्वेश्चन आता है, यही आता है बहुत बार, इससे कुछ अलग नहीं आता है। वो सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है, ओके। उसमें ABCDEF इतना ही है आंसर इसके से लिखने हैं, तो उतनी कंसेप्ट बाकी है इसकी। फिर ब्रांच करना है हमें कल, और AS 16 करना है ना उसके बाद, तो वो कल का एजेंडा है। एंड 26, 28 फिर टेस्ट के बाद जो भी स्टैंडर्ड्स बचे हैं वो टेस्ट के बाद करने पड़ेंगे आपको। मैं YouTube पे डालते रहती हूँ क्योंकि मुझे टाइम है, मैं रिकॉर्ड करते रहूँगी ना, क्योंकि वो थ्योरी वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी, फ्रेमवर्क, फंडामेंट, AS1, AS13, ठीक है। सिर्फ AS15 एंड 29 जो लायबिलिटीज के हैं वो हम क्लास में करेंगे, क्योंकि वो नए हैं, थोड़े टेक्निकल है ना। बाकी जो थेरी है वो मैं YouTube पे डालते रहती हूँ। हाँ चलेगा ना, वैसे भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के बाद। संडे को वो करवा के खत्म कर देना, 2 संडे, या एक संडे को ही लंबा क्लासेस कर, बाकी अपना सेकंड टेस्ट। सो आज आप सेल एंड लीज बैक छोड़ के सारे MCQs, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, ये सारे सॉल्व करो, ठीक है। RTP आया है क्या आपका? आया है ना, तो RTP के भी क्वेश्चंस कर लो। May 24 RTP, पहला RTP है ना वो न्यू सिलेबस का, तो करो उसके क्वेश्चन। हाँ MTP अभी तक नहीं आएगा ना, वो फुल सिलेबस तक आ जाएगा। ओके, सो कल